उस रात होटल क्लार्क्स शिराज के कमरा नंबर 608 में जो हुआ, उसके बाद उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के ठीक 2:17 पर वहां से फोन की घंटी बजती है और जो भी वो कॉल उठाता है, अगली सुबह होटल छोड़कर कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है आगरा के एक ऐसे होटल की जहां एक मिडिल क्लास लड़के ने सिर्फ सस्ती नौकरी के लिए कदम रखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो होटल नहीं, मौत के अंदर नौकरी करने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं, किसी के साथ ये कहानी घटित हुई है। मेरा नाम राघव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से था। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जो धीरे धीरे घाटे में जा रही थी। माँ लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी और मैं बीकॉम करने के बाद 2 साल से नौकरी ढूंढ रहा था। हर जगह रिजेक्ट हो चुका था। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली। आगरा के होटल क्लार्क्स शिराज में नाइट मैनेजर की नौकरी मिली थी। सैलरी बाकी जगहों से अच्छी थी। रहने और खाने का खर्च भी होटल उठाने वाला था। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा, उसी दिन पहली बार लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शाम के करीब 7:30 बजे मैं होटल पहुंचा। बाहर से होटल बहुत शानदार लग रहा था। बड़ी बड़ी लाइटें, विदेशी लोग, महंगी गाड़ियां। लेकिन पता नहीं क्यों होटल के मेन गेट के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा शायद सफर की थकान होगी। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मेरा नाम सुनते ही एक अजीब नजर से मुझे देखा। तुम्हें नाइट शिफ्ट दी गई है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी सर। उसने धीरे से सिर हिलाया। ज्यादा सवाल मत पूछना और अगर रात में 6th फ्लोर से कोई कॉल आए तो रिसीव मत करना। मैं थोड़ा हंसा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने मेरे हाथ में रूम कार्ड देते हुए कहा, स्टाफ रूम बेसमेंट में है और हाँ, रात 2 बजे के बाद लिफ्ट इस्तेमाल मत करना। अब मुझे हल्का डर लगने लगा था, लेकिन मैं गरीब इंसान था। गरीब आदमी डर से ज्यादा EMI और घर वालों की उम्मीदों से डरता है। मैं बैग लेकर नीचे बेसमेंट में चला गया। वहां सिर्फ 2 लोग थे। एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम इकबाल था और दूसरा हाउसकीपिंग स्टाफ का लड़का दीपक। दीपक मेरी उम्र का ही था। उसने मुझे देखते ही कहा, नई भर्ती हो? हाँ। उसने तुरंत सिगरेट बुझा दी। भाई, अगर हो सके तो 2 महीने के अंदर नौकरी छोड़ देना। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बेसमेंट की सारी लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई और उसी अंधेरे में मुझे साफ सुनाई दिया। कोई औरत बहुत धीरे धीरे रो रही थी, इतनी पास से जैसे मेरे कान के ठीक पीछे खड़ी हो। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लाइट वापस आई तो दीपक और इकबाल दोनों चुप थे। मैंने घबराकर पूछा, ये आवाज किसकी थी? इकबाल ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अगर यहां टिकना है तो कुछ आवाजें अनसुनी करना सीख लो। उस रात मेरी ड्यूटी रिसेप्शन पर थी। करीब 1:30 बजे तक सब सामान्य था। कुछ विदेशी मेहमान आए, कुछ लोग चेक इन करके गए। फिर ठीक 2:17 पर रिसेप्शन का फोन बजा। फोन के ऊपर डिस्प्ले चमक रहा था, 608। मुझे अचानक रिसेप्शन वाले आदमी की बात याद आई। 6th फ्लोर से कोई कॉल आए तो रिसीव मत करना। मेरे हाथ अपने आप पीछे हट गए। फोन लगातार बज रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पूरे होटल में अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। AC की आवाज तक बंद हो चुकी थी। मैं डरते हुए फोन को घूर रहा था। तभी पीछे से इकबाल आया। उसने फोन की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उठाना मत। फोन बजना बंद हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। अननोन नंबर। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से एक औरत की टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके पीछे किसी आदमी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और फिर अचानक फोन कट गया। मैं पसीने से भीग चुका था।
इकबाल ने मेरा मोबाइल छीन लिया। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, बस एक फोटो दिख रही थी, कमरा नंबर 608, और फोटो में दरवाजे के नीचे से खून बाहर बह रहा था। मैंने डर कर पूछा, ये क्या है? इकबाल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, 3 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी, लेकिन पुलिस ने केस दबा दिया। क्या हुआ था उसके साथ? इकबाल ने मेरी आंखों में देखा। जो लोग सच जानते थे वो आज जिंदा नहीं है। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने तक मैं बस यही सोचता रहा कि नौकरी छोड़ दूं। लेकिन फिर माँ का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, पहली सैलरी आते ही तेरी बहन की फीस भर देंगे। मैं चुप हो गया। गरीबी इंसान को डर से ज्यादा मजबूर बना देती है। मैं रुक गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले 7 दिनों में मैं ऐसी चीजें देखने वाला हूं जिनके बाद मैं खुद को कभी सामान्य इंसान नहीं समझ पाया। तीसरी रात करीब 1:50 पर एक विदेशी कपल भागते हुए रिसेप्शन पर आया। औरत बुरी तरह रो रही थी। उसका पति बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, समवन इज इनसाइड द मिरर। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने बताया कि उनके कमरे के बाथरूम के शीशे में एक लड़की दिखाई दे रही है, जो हर बार पीछे खड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ो वहां कोई नहीं होता। मैं उनके साथ ऊपर गया। कमरा नंबर 605, 608 के ठीक सामने। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, मुझे अचानक वही ठंडी हवा महसूस हुई। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टक टक टक। मैं धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही शीशे में देखा, मेरी सांस रुक गई, क्योंकि मेरे पीछे सच में कोई खड़ा था। लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा और आंखें पूरी काली। मैं डरकर तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विदेशी औरत चीखने लगी और तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंदर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक कि मेरे कान सुन पड़ गए। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस शीशे पर खून से लिखा था, ही लाइड। उस रात पहली बार मुझे लगा ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। यहाँ किसी ने बहुत बड़ा पाप किया था और शायद वो आत्मा अभी भी इंसाफ मांग रही थी। प्लीज अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी से मेरा हौसला बढ़ता है। छोटा चैनल है, प्लीज सपोर्ट करो। उस रात के बाद होटल का हर कोना मुझे बदलता हुआ लगने लगा, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों, जैसे यहाँ काम करने वाला हर इंसान किसी डर के नीचे दबा हो। और सबसे अजीब बात, सुबह होते ही 605 वाले विदेशी कपल ने होटल छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वो आदमी मेरे हाथ में एक कागज पकड़ा गया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रूम 608 खाली नहीं है। ये लाइन मेरे दिमाग में पूरी सुबह घूमती रही। मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था और होटल वाले उस फ्लोर से इतना डरते क्यों थे। लेकिन वहां कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सुबह करीब 10 बजे मैं बेसमेंट के अपने छोटे से कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई, टक टक टक। मैंने सोचा शायद दीपक होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना सा होटल का कार्ड पड़ा था। उस पर हाथ से लिखा हुआ था, आज रात 2:17 पर अगर सच जानना है तो 608 के सामने आ जाना। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत आसपास देखा। पूरा बेसमेंट खाली था। सिर्फ दूर कॉरिडोर में पीली लाइट झिलमिला रही थी। मैंने कार्ड उठाया और अंदर आ गया। उस दिन पूरा समय मेरे अंदर अजीब बेचैनी रही। मैं खुद को समझा रहा था कि ये किसी की बेवकूफ़ी होगी, स्टाफ का कोई मजाक, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। रात हुई। मैं फिर रिसेप्शन पर था। घड़ी में 2 बजने वाले थे। पूरे होटल में सन्नाटा फैला हुआ था। तभी लिफ्ट अपने आप चालू हुई। डिंग। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था और लिफ्ट की स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 6। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे ऊपर बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे लिफ्ट में घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बिना बटन दबाए लिफ्ट सीधे 6 नंबर फ्लोर पर जाने लगी।
जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अंदर की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। फिर अचानक लिफ्ट बीच में रुक गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय लाइट वापस आई और लिफ्ट फिर चलने लगी। डिंग, 6th फ्लोर। दरवाजा खुला। पूरा फ्लोर खाली था। बाकी होटल की तरह यहां कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस लंबा अंधेरा कॉरिडोर जिसके आखिर में 608 का दरवाजा दिख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी मुझे महसूस हुआ कॉरिडोर में जितनी भी पेंटिंग्स लगी थी उन सब के चेहरे बदले हुए थे। हर तस्वीर में लोगों की आंखें काली थीं और सबकी नजर मेरी तरफ थी। मेरे कदम रुक गए। तभी पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक 608 के अंदर से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा और खोला। कमरे के अंदर घुसते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। फर्नीचर टूटा पड़ा था। दीवारों पर खरोंचें थीं और सबसे डरावनी बात, कमरे की सारी दीवारों पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, उसने मुझे मारा। सैकड़ों बार, खून जैसे लाल निशानों से। मेरा गला सूख गया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। और तभी बाथरूम के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, फिर अचानक तेज, इतनी दर्दनाक कि मेरी रूह कांप गई। मैं डरते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा, लेकिन शीशे पर पानी की बूंदों से कुछ लिखा हुआ था, मत देखो पीछे। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसी समय मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। बहुत धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। एक लड़की, सफेद होटल यूनिफॉर्म में, पूरा शरीर भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी टूटी हुई। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने पहली बार सिर उठाया और टूटी हुई आवाज में बोली, उस रात उन्होंने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और अगले ही सेकंड मुझे कमरे में कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। मर्दों की हंसी, किसी लड़की की चीख, कांच टूटने की आवाज और फिर, प्लीज मुझे मत मारो। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चीखते हुए पीछे देखा। वो दीपक था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और मुझे बाहर खींच लिया। हम दोनों भागते हुए लिफ्ट तक पहुंचे। मैं बुरी तरह कांप रहा था। दीपक ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? वहां क्यों गया था? मैंने हांफते हुए पूछा, वो लड़की कौन थी? दीपक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम सिया था। वो इसी होटल में काम करती थी और 3 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। लेकिन सब कहते हैं उसने आत्महत्या की थी। दीपक ने मेरी आंखों में देखा। नहीं, उसे मारा गया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसने? दीपक कुछ बोल पाता उससे पहले पूरे फ्लोर की लाइट अचानक बंद हो गई और अंधेरे में 608 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 काले साए खड़े थे और उनमें से एक साया धीरे धीरे मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोला, अब इसे भी पता चल गया है। उस पल पहली बार मुझे लगा, शायद मैं इस होटल से जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगा। अब इसे भी पता चल गया है। उस काले साए की आवाज सुनते ही मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई। पूरा 6ठा फ्लोर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए मुझे लिफ्ट तक ले गया। लेकिन जैसे ही हमने लिफ्ट का बटन दबाया, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नंबर बार बार चमकने लगा,
608 608 608। और फिर अचानक पूरे फ्लोर में किसी लड़की की जोरदार चीख गूंज उठी, इतनी भयानक कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। दीपक चिल्लाया, सीढ़ियों से भाग। हम दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही नीचे उतरना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि पीछे कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा है। ठक 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 ठक, नंगे पैरों की आवाज हर मंजिल पर। हम जितना तेज भागते, वो आवाज उतनी ही करीब आती जा रही थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा और उसी पल मेरी सांस अटक गई। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में वही लड़की खड़ी थी, सिया। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, होंठ फटे हुए और गर्दन से लगातार खून टपक रहा था। वो इंसान नहीं लग रही थी, वो कुछ और बन चुकी थी। दीपक ने मुझे नीचे धक्का दिया, मत देख पीछे। हम दोनों भागते हुए सीधे बेसमेंट में पहुंचे। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा बंद हुआ, वो आवाजें अचानक रुक गईं। पूरा सन्नाटा। मैं जमीन पर बैठ गया। सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीना फटने लगा था। दीपक खुद कांप रहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा, ये सब क्या है? दीपक कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि लाइटर जल ही नहीं रहा था। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था राघव, मुझे सच जानना है। उसने मेरी तरफ देखा। सच जानकर कोई यहां नहीं टिकता, मैंने गुस्से में कहा। वो लड़की कौन थी? दीपक ने गहरी सांस ली। सिया होटल की स्टाफ थी, गरीब घर की लड़की, अपने परिवार के लिए यहाँ काम करती थी, बिल्कुल हमारी तरह। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन एक रात कुछ बहुत बड़े लोगों ने उसके साथ गलत किया। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मतलब? दीपक ने धीरे से कहा। होटल में एक प्राइवेट पार्टी हुई थी। बाहर से बड़े बिजनेसमैन आए थे। शराब, लड़कियां, पैसे, सब चल रहा था। सिया उस रात 6ठे फ्लोर पर ड्यूटी में थी। फिर सुबह वो गायब हो गई। पुलिस? दीपक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में डर था। पैसे वालों का होटल है भाई, पुलिस ने केस बंद कर दिया, कहा लड़की भाग गई होगी। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। अगर वो मर चुकी है तो उसकी लाश कहाँ गई? दीपक ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेरी तरफ देखा। और उसी समय बेसमेंट के आखिरी कमरे से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। हम दोनों उछल पड़े। वो कमरा सालों से बंद था। मैंने डरते हुए पूछा, उधर कौन है? दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, फिर अचानक बहुत तेज। मुझे बाहर निकालो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीपक पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, आज फिर शुरू हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। क्या शुरू हो गया? उसने डरते हुए कहा, हर साल उसी तारीख के आसपास ये सब बढ़ने लगता है। कौन सी तारीख? दीपक ने कांपती आवाज में कहा, जिस रात सिया मरी थी। तभी वो बंद कमरा अपने आप हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम, जैसे अंदर कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। और फिर अंदर से साफ आवाज आई, राघव। मेरी रीढ़ में करंट दौड़ गया। वो मेरी ही तरफ बुला रही थी। दीपक लगभग चिल्ला पड़ा, उसकी आवाज मत सुन। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शरीर अपने आप उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मैं दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। अंदर से धीमी आवाज आई, मुझे यहाँ छुपाया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अचानक अंदर से 3 अलग अलग मर्दों की हंसी सुनाई दी और उसी पल दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दीपक ने तुरंत मुझे खींच लिया, भाग यहाँ से। लेकिन तभी बेसमेंट की सारी लाइट बंद हो गई, पूरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, उनमें से एक अभी भी इसी होटल में है। मैं चीख पड़ा। उसी समय लाइट वापस आई, लेकिन दीपक अचानक गायब था। पूरा बेसमेंट खाली, मैं अकेला खड़ा था। दीपक? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे बेसमेंट के कॉरिडोर के आखिर में एक आदमी दिखाई दिया, होटल की सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में। इकबाल। लेकिन कुछ अजीब था, उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका मुंह अस्वाभाविक तरीके से खुला हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। टक 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 टक। उसके पैरों की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। मैं पीछे हटने लगा। इकबाल भाई। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलते हुए बोला,
तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था, जैसे उसकी चमड़ी के नीचे कुछ हिल रहा हो, और फिर उसकी गर्दन अचानक उल्टी दिशा में घूम गई। कर्क कर्क। मैं डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना दौड़ता, बेसमेंट उतना लंबा होता जा रहा था, और पीछे से इकबाल की आवाज़ लगातार करीब आती जा रही थी। राघव, राघव, 608 खोल दो। मैं रोते हुए भाग रहा था। तभी सामने अचानक एक लोहे का दरवाज़ा दिखा। मैंने पूरी ताकत से उसे खोला और अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद करते ही बाहर की आवाज़ें शांत हो गई। मैं हांफते हुए ज़मीन पर बैठ गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन तभी सामने एक पुरानी ट्यूबलाइट जल उठी, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना फ्रीज़र रखा था, और उसके ऊपर होटल क्लार्क्स शिराज का लोगो बना हुआ था। फ्रीज़र के ढक्कन पर खून से लिखा था, सिया अभी यहीं है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ वही पुराना फ्रीज़र रखा था, और ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कोई प्रैंक होगा, कोई गंदा मजाक, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पूरा कमरा सड़ान से भरा हुआ था। ऐसी बदबू जैसे किसी पुरानी बंद जगह में सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। मेरा गला सूखने लगा। मैं धीरे धीरे फ्रीजर के पास गया। उसके ऊपर जमी बर्फ पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे अंदर से किसी ने निकलने की कोशिश की हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी फ्रीजर के अंदर से टक। मैं जम गया। 2 सेकंड बाद फिर आवाज आई, टक टक, जैसे अंदर कोई उंगली मार रहा हो। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसी समय पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में किसी लड़की की बहुत धीमी आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कांपते हुए बोला, कौन? उन्होंने मुझे जिंदा बंद किया था। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई आखिरी सांसों में बात कर रहा हो। मैं बहुत देर तक चिल्लाती रही। फिर अचानक फ्रीजर जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं चीखते हुए दीवार से जा टकराया, और अगले ही सेकंड फ्रीजर का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चीर। उसके अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन फिर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक लड़की का हाथ, सफेद, जमा हुआ, और उसकी उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे, जैसे उसने अंदर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। मैं वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक कमरे की लाइट वापस आई, और उसी पल किसी ने मेरा कंधा जोर से पकड़ लिया। मैं डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन वो दीपक था। उसकी हालत भी खराब थी। तू यहां कैसे आ गया? मैं कांपते हुए फ्रीजर की तरफ इशारा करने लगा, लेकिन जैसे ही हमने उधर देखा, फ्रीजर बंद था। पूरा कमरा खाली, जैसे यहां कभी कुछ था ही नहीं। दीपक ने घबरा कर कहा, चल यहां से अभी। हम दोनों तेजी से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही मैंने देखा पूरा बेसमेंट बदल चुका था। दीवारों पर पानी बह रहा था, और हर तरफ होटल स्टाफ के पुराने फोटो टंगे हुए थे। उनमें से एक फोटो पर मेरी नजर रुक गई। उसमें सिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसके बगल में जो आदमी खड़ा था, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो होटल का जनरल मैनेजर था, मिस्टर अरोड़ा, वही आदमी जिसने मुझे नौकरी पर रखा था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोगों को नीचे नहीं आना चाहिए था। हम दोनों पलटे। अरोड़ा वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब पता हो। दीपक डर गया। सर। अरोड़ा धीरे धीरे हमारी तरफ आया। कुछ देखा तुम लोगों ने? मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया।
उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो मेरे कान के पास झुककर बोला, कुछ चीजें जितनी दबी रहें उतना अच्छा होता है। मेरी लीड में करंट दौड़ गया। तभी अचानक पीछे वाले कॉरिडोर से किसी लड़की के जोर से रोने की आवाज आई। पूरा बेसमेंट गूंज उठा। अरोड़ा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया और अगले ही सेकंड बेसमेंट की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, कॉरिडोर के आखिर में खड़ी सिया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके माथे पर गहरा घाव था, होंठ कटे हुए और आंखों में ऐसा दर्द जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो धीरे धीरे अरोड़ा की तरफ उंगली उठाने लगी और टूटी हुई आवाज में बोली, इनमें से एक ये भी था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरोड़ा पीछे हटने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सिया अचानक चीख पड़ी, इतनी जोर से कि पूरी बिल्डिंग कांप गई और अगले ही पल अरोड़ा हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। मैं और दीपक डर के मारे दीवार से चिपक गए। अरोड़ा हवा में लटकते हुए चीख रहा था, मुझे छोड़ दो। फिर अचानक धड़ाम, वो पूरी ताकत से दीवार पर जा टकराया। उसका सिर फट गया, खून दीवार पर फैल गया। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो मरने से पहले लगातार एक ही बात बोल रहा था। वो अभी भी जिंदा थी। हमने उसे जिंदा बंद किया था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मतलब सिया मरी नहीं थी, उसे जिंदा फ्रीजर में बंद किया गया था। तभी अचानक पूरे बेसमेंट में बहुत तेज अलार्म बजने लगा। ऊपर होटल में लोग भागने लगे, चीखें सुनाई देने लगी और उसी समय सिया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे बोली, तीसरा आदमी अभी बाकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? सिया ने कांपती उंगली ऊपर की तरफ उठाई। 6th फ्लोर, रूम 608। और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। पूरा बेसमेंट फिर शांत हो गया। सिर्फ अरोड़ा की लाश जमीन पर पड़ी थी। लेकिन तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था 608 कॉलिंग। फोन की घंटी पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। मैं और दीपक पत्थर की तरह खड़े थे। अरोड़ा की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन उसकी जेब में रखा मोबाइल लगातार बज रहा था। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। दीपक डरते हुए बोला, मत उठाना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब डर के साथ गुस्सा भी था। सिया के साथ जो हुआ था वो सुनने के बाद मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैं धीरे धीरे अरोड़ा की लाश के पास गया और कांपते हाथों से फोन उठा लिया। कॉल रिसीव करते ही कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उधर से बहुत धीमी आवाज आई, तहखाने के पीछे वाला दरवाजा खोलो। ये सिया की आवाज थी, लेकिन इस बार वो डरी हुई लग रही थी, जैसे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। मैंने हकलाते हुए पूछा, तीसरा आदमी कौन है? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब वो गुस्से में थी। वो यहीं है। और उसी पल खून कट गया। अगले ही सेकंड बेसमेंट के आखिर में लोहे का एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। चीर। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन वहां से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसी हवा जिसमें सड़ांध और खून की बदबू मिली हुई थी। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राघव, मत जा। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर आज सच नहीं जाना तो हम दोनों भी मर जाएंगे। दीपक चुप हो गया। हम दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर घुसे। अंदर एक बहुत पुराना कॉरिडोर था। दीवारों पर नमी, ऊपर जाले और हर कुछ कदम पर पानी टपकने की आवाज। टक टक टक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी मुझे दीवार पर कुछ दिखा। पुराने नाखूनों के निशान, ऐसे जैसे किसी ने दीवार पकड़कर खुद को घसीटा हो। और उन्हीं निशानों के बीच खून से लिखा था, मैं जिंदा थी। मेरे हाथ कांपने लगे।
तभी अचानक दीपक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सामने इशारा किया। कॉरिडोर के आखिर में एक छोटा सा कमरा था और उसके दरवाजे के ऊपर लिखा था कोल्ड स्टोरेज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हम धीरे धीरे अंदर गए। कमरे में बहुत सारे पुराने फ्रीजर रखे थे, कुछ खुले हुए, कुछ बंद। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक फ्रीजर बाकी सबसे अलग था। उस पर मोटी जंजीरें लगी हुई थी और उसके ऊपर किसी ने लाल रंग से लिखा था डू नॉट ओपन। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। फट फट फट, और उसी टिमटिमाती रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया फ्रीजर के ऊपर किसी के हाथ के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे, जैसे अंदर बंद कोई इंसान आखिरी वक्त तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। दीपक पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन तभी फ्रीजर के अंदर से आवाज आई, टक, फिर दोबारा टक टक। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया और फिर बहुत धीमी आवाज, राघव। मैं जम गया। वो मुझे नाम से बुला रही थी। मैं धीरे धीरे फ्रीजर के पास गया और जैसे ही हाथ जंजीर पर रखा, अचानक मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं, जैसे कोई यादें जबरदस्ती दिखा रहा हो। सिया रो रही थी। 3 आदमी कमरे में थे, अरोड़ा, एक मोटा आदमी और तीसरे का चेहरा धुंधला था। सिया बार बार चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे जाने दो। फिर अचानक अरोड़ा ने उसका सिर दीवार पर मारा। सिया जमीन पर गिर गई। वो अभी भी जिंदा थी, सांस ले रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे घसीटकर इसी फ्रीजर में बंद कर दिया। अंदर से सिया दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, रोती रही, लेकिन बाहर खड़े तीनों आदमी हंस रहे थे। मैंने चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई, टक टक टक। हम दोनों तुरंत पलटे और जो हमने देखा उससे हमारे होश उड़ गए। इकबाल, लेकिन इस बार वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, इतना जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। दीपक डरकर पीछे हट गया। तू कौन है? इकबाल हंस पड़ा, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हो। मैं चौकीदार हूं इस राज का। तभी अचानक उसकी गर्दन एकदम उल्टी घूम गई। कड़। मैं चीख पड़ा और अगले ही सेकंड वो इंसानों की स्पीड से हमारी तरफ दौड़ा। दीपक जोर से चिल्लाया, भाग। हम दोनों कमरे से बाहर भागे, लेकिन पीछे से इकबाल की हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। तभी अचानक दीपक चीखा। मैंने पीछे देखा और मेरा दिल बैठ गया। इकबाल ने दीपक का पैर पकड़ लिया था। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। राघव, बचा मुझे। मैं वापस उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी इकबाल ने धीरे धीरे अपना चेहरा दीपक के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, तीसरा आदमी मरने नहीं देगा। और अगले ही सेकंड धड़ाम, दीपक का सिर दीवार पर इतनी जोर से टकराया कि खून फैल गया। मैं सुन रह गया। दीपक जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मैं रोते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पूरे कॉरिडोर में अचानक किसी लड़की की भयानक चीख गूंजी, सिया। और अगले ही पल इकबाल हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा, चीखने लगा। फिर धड़ाम, उसका शरीर छत से जा टकराया और पूरा कॉरिडोर खून से भर गया। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी सिया मेरे सामने दिखाई दी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी। वो धीरे धीरे बोली, अब सिर्फ आखिरी आदमी बचा है,
मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? सिया ने मेरी तरफ देखा और जो नाम उसने लिया उसे सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। होटल का मालिक। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। पूरा कॉरिडोर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। दीपक जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। मैं घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। दीपक, दीपक आंखें खोल। उसने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा। उसकी सांस टूट रही थी। राघव, भाग जा यहां से। नहीं, तुझे अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन दीपक हल्का सा हंसा। उसकी आंखों में डर था। यहां से कोई नहीं निकलता। और अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ गया। मेरे सामने पहली बार कोई मर गया था। मैं सुन्न हो चुका था। तभी पीछे से सिया की आवाज आई, उसने बहुत लोगों को मरवाया है। मैं धीरे धीरे पलटा। सिया वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। मैं कांपती आवाज में बोला, होटल मालिक ने क्या किया था? कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर अचानक मेरे सामने हवा में तस्वीरें दिखने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। 3 साल पहले का होटल, वही 6th फ्लोर, वही कमरा 608। सिया डरी हुई अंदर खड़ी थी। कमरे में होटल का मालिक बैठा था, विजय मेहरा, आगरा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सूट बूट में, चेहरे पर नकली मुस्कान। उसके साथ अरोड़ा और 2 लोग और थे। सिया बार बार कह रही थी, सर मुझे जाने दीजिए, घर में मां अकेली है। लेकिन विजय मेहरा शराब पीते हुए हंस रहा था। इतनी जल्दी क्या है? फिर अचानक उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। सिया डर गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैं वो सब देखकर कांपने लगा। तस्वीरें बदलती गई। सिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन होटल के कमरे में म्यूजिक इतना तेज था कि उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। फिर अचानक सिया ने मेज पर रखा गिलास उठाकर विजय मेहरा के चेहरे पर मार दिया। उसके चेहरे पर कट लग गया। वो पागल हो गया। उसने गुस्से में सिया का गला पकड़ लिया। अरोड़ा और बाकी लोग उसे रोकने की बजाय हंस रहे थे। फिर धड़ाम, सिया का सिर दीवार से टकराया। वो नीचे गिर गई, लेकिन अभी भी जिंदा थी, सांस ले रही थी। और तभी विजय मेहरा ने कहा, अब ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई। मैं चीख पड़ा, हरामी! लेकिन तस्वीरें अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सिया को बेसमेंट के कोल्ड स्टोरेज में घसीटा, फ्रीजर खोला और उसे अंदर फेंक दिया। सिया अंदर से रोती रही, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन विजय मेहरा बस मुस्कुराता रहा। फिर उसने अपने हाथों से फ्रीजर लॉक कर दिया और अंदर बंद सिया आखिरी वक्त तक दरवाजा पीटती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। फिर सब शांत हो गया। तस्वीरें खत्म हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतनी दर्दनाक मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब थी? उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी? तभी सिया धीरे धीरे मेरे पास आई। उस रात के बाद मैं यहां फंस गई। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। गरीबों की मौत खबर नहीं बनती राघव। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक पूरा कॉरिडोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम। ऊपर होटल में लोगों की चीखें गूंजने लगी। सिया का चेहरा अचानक बदल गया। वो डर गई थी। वो आ गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? उसने कांपते हुए ऊपर की तरफ देखा। विजय मेहरा। और अगले ही सेकंड पूरे कॉरिडोर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी रोशनी में कॉरिडोर की आखिर में एक आदमी दिखाई दिया। काला सूट, चेहरे पर गहरा कट और आंखें पूरी काली। वो इंसान नहीं लग रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। विजय मेहरा, लेकिन वो तो जिंदा होना चाहिए था। मैं पीछे हटने लगा। ये क्या है? सिया कांपती आवाज में बोली। उस रात के बाद वो भी नहीं बचा। मेरा दिल बैठ गया। क्या मतलब? सिया की आंखों से खून निकलने लगा। उसने 1 महीने बाद इसी होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मतलब जिससे मैं लड़ने जा रहा था वो इंसान नहीं था,
वो भी मर चुका था। और तभी विजय मेहरा ने पहली बार सिर उठाया। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी थी, जैसे गिरते वक्त टूट गई हो। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अचानक कॉरिडोर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। हम फंस चुके थे। विजय धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। जहां जहां वो कदम रखता, वहां जमीन पर खून के निशान बन जाते। सिया अचानक मेरे सामने आ गई। भागो राघव। लेकिन अगले ही पल विजय ने हवा में हाथ उठाया और सिया पूरी ताकत से दीवार पर जा टकराई। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे विजय की आवाज और करीब आती जा रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं रोते हुए पीछे पलटा और उसी समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें एक वीडियो चल रहा था, होटल की सीसीटीवी फुटेज, 3 साल पुरानी। और उस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रात रूम 608 के बाहर एक चौथा आदमी भी खड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पर धुंधली सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। समय दिख रहा था 2:17। वही समय जिस वक्त हर रात फोन आता था। वीडियो में अरोड़ा, विजय मेहरा और बाकी 2 लोग सिया को घसीटते हुए कमरे से बाहर ला रहे थे। सिया आधी बेहोश थी, लेकिन अभी भी जिंदा थी। वो रो रही थी, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी कैमरे के कोने में एक और आदमी दिखाई दिया। उसने काला हुड पहन रखा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बाकी सब लोग उसे देखकर डर गए थे, यहां तक कि विजय मेहरा भी। उस आदमी ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया और अगले ही पल सिया को नीचे बेसमेंट ले जाया गया। वीडियो अचानक बंद हो गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये चौथा आदमी कौन था? तभी पीछे से विजय की डरावनी आवाज गूंजी, उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने पीछे देखा। वो अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी टूटी गर्दन हर सेकंड अजीब तरीके से हिल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन पीछे दीवार थी। अब भागने की जगह नहीं बची थी। तभी जमीन पर गिरी सिया दर्द से उठी। उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। मोबाइल, वीडियो फिर चलाओ। मैंने तुरंत मोबाइल ऑन किया, लेकिन इस बार वीडियो अपने आप आगे चलने लगा। फुटेज में बेसमेंट दिखाई दे रहा था, कोल्ड स्टोरेज। विजय और बाकी लोग सिया को फ्रीजर में बंद कर रहे थे। लेकिन तभी कैमरे के पीछे खड़ा वही चौथा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। वो इकबाल था, लेकिन जवान, 3 साल पहले वाला। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इकबाल? सिया की आंखों में डर भर गया। नहीं, वो असली इकबाल नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीडियो में इकबाल धीरे धीरे विजय मेहरा के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही सेकंड विजय का चेहरा बदल गया, जैसे उसने कोई भयानक चीज सुन ली हो। फिर वीडियो अचानक ब्लैक हो गया। कॉरिडोर में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ विजय की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, इकबाल कौन है? सिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो इंसान नहीं है। तभी अचानक पूरा कॉरिडोर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर दरारें आने लगी। ऊपर लगी ट्यूबलाइट्स फूटने लगी। फट फट फट। और उसी अंधेरे में कॉरिडोर के आखिर से वही हंसी गूंजी, इकबाल की। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। विजय मेहरा अचानक डर गया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। वो पीछे हटने लगा। मैंने हैरानी से देखा, जिससे पूरा होटल डरता था, वो खुद किसी और से डर रहा था। और अगले ही पल अंधेरे से इकबाल बाहर आया, लेकिन अब उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ अस्वाभाविक तरीके से लंबे हो चुके थे। चेहरा आधा जला हुआ और उसकी पीठ से काली परछाइयां निकल रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम लोगों ने मेरा खेल खराब कर दिया, मैं कांपती आवाज में बोला। तू है कौन?
इकबाल की हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। मैं यहां बहुत पहले से हूं। उसकी आवाज बदलती जा रही थी, कभी बूढ़े आदमी जैसी, कभी बच्चे जैसी, कभी औरत जैसी। इस होटल की नींव में जितनी मौतें दबी हैं, मैं उन सब का डर हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब? इकबाल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। ये होटल बनने से पहले यहां एक पुराना मुर्दा घर था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और जब इस होटल की खुदाई हुई तब बहुत सी लाशें बिना संस्कार के जमीन में दबा दी गईं। सिया कांपने लगी। इकबाल उन्हीं में से एक है। इकबाल मुस्कुराया। मैं सिर्फ इकबाल नहीं हूं, मैं उन सब की भूख हूं। उसकी आंखें अचानक मेरी तरफ घूमी। और अब मुझे एक नया शरीर चाहिए। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। तभी अचानक वो इंसानों की स्पीड से मेरी तरफ झपटा। मैं चीख पड़ा, लेकिन उसी समय सिया बीच में आ गई। धड़ाम! दोनों हवा में टकराए। पूरा कॉरिडोर हिल गया। सिया दर्द से चीखने लगी, लेकिन इकबाल लगातार हंस रहा था। तुम अब भी उसे बचाना चाहती हो? सिया रोते हुए बोली। राघव, यहां से भाग जाओ। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो बंद था। मैं पूरी ताकत से उसे पीटने लगा। पीछे इकबाल और सिया की चीखें गूंज रही थी। अचानक मोबाइल फिर से बजने लगा। अननोन नंबर। मैंने डरते हुए कॉल उठाई। उधर से बहुत धीमी आवाज आई। रूम 608 खोलो, सच वहीं छुपा है। ये दीपक की आवाज थी, लेकिन दीपक तो मर चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। दीपक? उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। फिर अचानक वो फ्रीजर खाली था। मेरे होश उड़ गए। क्या? और अगले ही सेकंड कॉल कट गई। उसी समय पीछे से सिया जोर से चीखी। मैं पलटा और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। इकबाल ने सिया का गला पकड़ रखा था और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, सिया धीरे धीरे मेरी तरफ देखकर रोते हुए बोली, राघव, मेरी लाश कभी मिली ही नहीं। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ टूटती ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी में सिया का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और इकबाल उसके गले को कसकर पकड़े हंस रहा था। अब इसे भी सच पता चल गया। मैं कांपते हुए बोला, अगर तुम्हारी लाश फ्रीजर में नहीं थी तो फिर वो कहां गई? सिया दर्द से तड़पते हुए बोली, उन्होंने मुझे वहां से निकाला था। मेरे हाथ सुन पड़ गए। किसने? लेकिन जवाब देने से पहले ही इकबाल ने उसे दीवार पर दे मारा। धड़ाम! पूरा कॉरिडोर कांप उठा। मैं चीख पड़ा और उसी पल अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बिना पीछे देखे भागा सीधे सीढ़ियों की तरफ। ऊपर 6th फ्लोर। मेरे पीछे इकबाल की डरावनी हंसी लगातार गूंज रही थी। भाग लो राघव, लेकिन सच से नहीं बचोगे। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही 6th फ्लोर पर पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। पूरा फ्लोर बदल चुका था। अब वो होटल जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर काला फफूंद फैला हुआ था। कारपेट पर पानी और खून मिला हुआ था। और सबसे डरावनी बात, सारे कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर अंधेरा, लेकिन हर कमरे के अंदर कोई ना कोई खड़ा था। होटल के पुराने स्टाफ, कुछ मेहमान, कुछ बच्चे, सबकी आंखें काली और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी सांस अटक गई। तभी सभी एक साथ मुस्कुराने लगे, धीरे धीरे, एक जैसी मुस्कान। और फिर सबने एक साथ कहा, 608। पूरा फ्लोर उस आवाज से गूंज उठा। मैं डर के मारे भागा सीधे कॉरिडोर के आखिर तक। 608। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से वही पीली रोशनी आ रही थी और इस बार अंदर किसी लड़की के रोने की नहीं, बल्कि मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। खर्र खर्र। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरा पहले से भी ज्यादा खराब हालत में था। दीवारों पर खून, फर्श पर पानी और कमरे के बीचों बीच कारपेट फटा हुआ था। नीचे जमीन खुदी हुई थी और वहां एक आदमी घुटनों के बल बैठा मिट्टी खोद रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कौन? उस आदमी का हाथ रुक गया। फिर बहुत धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दीपक था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आंखें काली और होठों पर मिट्टी लगी हुई। वो मुस्कुराया। मिल गई।
मैं डर कर पीछे हट गया। तू तो मर गया था। दीपक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। यहाँ कोई पूरी तरह मरता नहीं। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने डरते हुए नीचे देखा और उसी पल मेरी चीख निकल गई। मिट्टी के अंदर एक लड़की का सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला हुआ था, उंगलियों में होटल की स्टाफ रिंग, सिया। मेरे पूरे शरीर में झटके लगने लगे। मतलब उसकी लाश पूरे समय रूम 608 के नीचे दबी हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। और अगले ही सेकंड कमरे में बहुत ठंड बढ़ गई, इतनी कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने पीछे देखा, इकबाल दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके पीछे विजय मेहरा, अरोड़ा और बाकी सारे काले साए। अब मुझे समझ आ चुका था, ये सिर्फ सिया की आत्मा नहीं थी, पूरा होटल श्रापित था। इकबाल धीरे धीरे मुस्कुराया। अब आखिरी काम बाकी है। मैं कांपती आवाज में बोला, क्या चाहिए तुझे? उसकी आंखें चमकने लगी। एक नया रखवाला। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। तभी अचानक दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो फुसफुसाया, ये होटल किसी को जाने नहीं देता। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी नीचे दबी सिया की लाश अचानक हिलने लगी। मिट्टी अपने आप हटने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बाहर आने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सड़ा हुआ, बाल मिट्टी में लिपटे हुए। मैं डर के मारे रोने लगा, लेकिन उसी समय सिया की लाश ने अचानक आंखें खोल दी, पूरी काली आंखें, और अगले ही पल उसने सीधे मेरी तरफ देखा। मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज एक साथ दो जगह से आई, एक उसकी लाश से और दूसरी मेरे पीछे खड़ी आत्मा से। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। इकबाल जोर जोर से हंसने लगा। अब फैसला करो राघव, अगर इसकी लाश बाहर निकाली तो ये होटल हमेशा के लिए जाग जाएगा, और अगर नहीं निकाली तो उसने धीरे धीरे मेरी तरफ उंगली उठाई। तो अगला तुम हो। मैं कांपते हुए सिया की लाश को देख रहा था, और उसी समय मुझे कमरे के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी। पापा। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो आवाज मेरी छोटी बहन जैसी थी। वो आवाज सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कांपते हुए कमरे के बाहर देखा। कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, झुका हुआ सिर और हाथ में वही पुरानी गुड़िया जो मैंने अपनी छोटी बहन को गांव से निकलते वक्त दी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। नहीं नहीं, मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पीछे से सिया चीखी, मत जाओ। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पूरा कमरा कांप गया। लेकिन उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आवाज, वो गुड़िया, सब मेरी बहन जैसा था। मैं कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। वो छोटी लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे घर जाना है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तू यहाँ कैसे? लेकिन तभी उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी चीख निकल गई। वो मेरी बहन नहीं थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। मुंह अस्वाभाविक तरीके से फटा हुआ और पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। वो मुस्कुराई, इकबाल बुला रहा है। अगले ही पल पूरा कॉरिडोर जोर से हिलने लगा। सारे कमरे एक साथ खुलने बंद होने लगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और हर कमरे के अंदर से अलग अलग आवाजें आने लगीं। किसी औरत की चीख, किसी बच्चे का रोना, किसी आदमी की दर्दनाक हंसी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो छोटी लड़की अचानक हवा में ऊपर उठ गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूमने लगी, कर्र कर्र कर्र, और फिर वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटी। मैं पूरी ताकत से भागा, सीधे वापस 608 की तरफ। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। कमरे के अंदर सब बदल चुका था। अब वहां होटल का कमरा नहीं था, बल्कि एक पुराना मुर्दा घर था। दीवारों पर जंग लगे हुक, लोहे की ट्रॉली और हर तरफ सफेद चादरों से ढकी लाशें। पूरा कमरा सड़ांध से भरा हुआ था।
मेरी सांस रुकने लगी। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। और उसी समय कमरे में रखी सारी लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं। 1, 2, 3। फिर अचानक सब एक साथ बैठ गईं। मेरे पूरे शरीर में झटके लगने लगे। उन सब की आंखें काली थीं और सब मुझे घूर रही थीं। तभी बीच वाली ट्रॉली पर पड़ी लाश ने धीरे धीरे चादर हटाई और उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो दीपक था, लेकिन उसका पेट फटा हुआ था, चेहरे पर अजीब मुस्कान। वो धीरे धीरे बोला, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं चीखते हुए पीछे हट गया। तभी कमरे के कोने से इकबाल बाहर आया, लेकिन अब उसका असली रूप दिख रहा था। उसका शरीर आधा इंसान आधा सड़ा हुआ मांस बन चुका था। हड्डियां बाहर निकली हुई, चेहरे पर हजारों कीड़ों जैसा कुछ रेंग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली और मुंह इतना बड़ा खुला कि इंसानों जैसा लग ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हंसने लगा। ये होटल डर पर चलता है राघव। जितना लोग डरते हैं उतना मैं ताकतवर होता जाता हूं। मैं कांपती आवाज में बोला, तू चाहता क्या है? इकबाल मेरी तरफ झुका। उसकी सांस सड़े हुए मांस जैसी बदबू दे रही थी। मुझे बाहर निकलना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। ये होटल मेरी कैद है और मुझे एक जिंदा शरीर चाहिए। तभी अचानक उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं और अगले ही पल मेरे दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों लोगों की चीखें, रोना, मदद की पुकार। मैं अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। इकबाल हंस कहा था, तू गरीब है, टूटा हुआ है, डर से भरा हुआ है। उसने धीरे धीरे मेरा सिर पकड़ा। ऐसे लोग सबसे जल्दी टूटते हैं। मेरी आंखों के सामने अचानक घर की तस्वीरें आने लगीं। माँ, बहन, पिता, उनकी परेशानियां, उनकी उम्मीदें और फिर उन सब की लाशें, खून से लथपथ। मैं जोर से चीखा, नहीं! लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत ठंडा हाथ। मैंने पलटकर देखा, सिया। लेकिन इस बार उसकी आत्मा पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में हल्की सफेद रोशनी थी। वो दर्द में थी, लेकिन अभी भी इंसान जैसी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, राघव, अगर इसे रोकना है तो मेरी लाश को जलाना होगा। मैं हांफते हुए बोला, कैसे? सिया ने कांपते हुए जमीन की तरफ इशारा किया। मेरी लाश के अंदर उसकी शक्ति बंद है। इकबाल अचानक गुस्से में चीख पड़ा। पूरा कमरा हिल गया। चुप! उसकी आवाज से सारे शीशे टूट गए और अगले ही पल कमरे में रखी सारी लाशें धीरे धीरे ट्रॉली से उतरने लगीं। एक एक करके उनके शरीर टूटे हुए, चेहरे सड़े हुए और सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे सिर्फ दीवार थी। तभी सिया अचानक मेरे सामने आ गई। वो जोर से चीखी, भागो नीचे, बॉयलर रूम में आग है, वहीं इसे खत्म कर सकते हो। और अगले ही सेकंड इकबाल ने हवा में हाथ उठाया। सिया दर्द से चीखती हुई दीवार से जा टकराई। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। मैं रो पड़ा, सिया! लेकिन उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे इस नर्क से आजाद कर दो। अगले ही पल पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ इकबाल की डरावनी आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। इकबाल की वो आवाज पूरे मुर्दा घर में गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा, सड़ी हुई लाशों की बदबू और मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ते वो मरे हुए लोग, उनके टूटे हुए हाथ, घिसटते पैर और काली आंखें। मैं पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसी पल मुझे सिया की आखिरी बात याद आई, बॉयलर रूम। अगर उसकी लाश जल गई तो शायद ये सब खत्म हो सकता था। मैंने पूरी ताकत से सामने खड़ी एक लाश को धक्का दिया और भागा। पीछे से इकबाल जोर जोर से हंस रहा था, भाग लो राघव, लेकिन मौत से नहीं बचोगे। मैं मुर्दा घर से बाहर निकला।
कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर खून बह रहा था, छत से काले पानी की बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ वही आवाज 217, 217, 217, जैसे पूरा होटल एक ही समय में अटका हुआ हो। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन तभी ऊपर लगे शीशे में मेरी नजर पड़ी और मेरा दिल रुक गया, क्योंकि शीशे में मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। वहां इकबाल खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मैं डर कर पीछे हट गया। तभी शीशे के अंदर वाला इकबाल धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालने लगा, जैसे वो शीशा पानी हो। उसकी लंबी उंगलियां बाहर निकल आईं। मैं चीखते हुए भागा, सीधे नीचे बेसमेंट की तरफ। पूरा होटल अब चीखों से गूंज रहा था। मेहमान भाग रहे थे, लाइट्स जल बुझ रही थीं, लेकिन सबसे अजीब बात, कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। मैं लोगों के बीच से भाग रहा था, लेकिन जैसे मैं उनके लिए मौजूद ही नहीं था। तभी अचानक एक औरत मुझसे टकराई। उसने डर के मारे मेरी तरफ देखा और जोर से चीखी, इसके पीछे वो खड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। इकबाल मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन अब सिर्फ मुझे नहीं, बाकी लोग भी उसे देख पा रहे थे। और जैसे ही लोगों ने उसे देखा, पूरा होटल पागलों की तरह चीखने लगा। कोई भागने लगा, कोई जमीन पर गिरकर रोने लगा, कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए। इकबाल मुस्कुराया और अगले ही पल पूरे होटल की बिजली चली गई। पूर्ण अंधेरा। उस अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थीं और फिर एक एक करके चीखें बंद होने लगीं। मैं कांपते हुए आगे बढ़ा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। पूरा लॉबी खून से भरा हुआ था। लोग जमीन पर पड़े थे, कुछ के शरीर टेढ़े मेढ़े, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई और दीवारों पर खून से सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, स्टे। मैं रोते हुए भागा सीधे बॉयलर रूम की तरफ। नीचे जाते ही गर्म हवा मेरे चेहरे से टकराई। पूरा कमरा भाप और आग से भरा हुआ था। बीच में बड़ा सा बॉयलर चल रहा था और उसके सामने सिया की लाश पड़ी थी, जैसे कोई उसे यहाँ खींच कर लाया हो। उसका शरीर आधा सड़ चुका था, लेकिन चेहरे पर अभी भी दर्द जमा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बस अब खत्म। मैं धीरे धीरे उसकी लाश की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैंने पलट कर देखा, इकबाल। उसके पीछे विजय मेहरा, अरोड़ा, दीपक और होटल में मरे सारे लोग खड़े थे। सबकी आंखें काली, सब मुस्कुरा रहे थे। इकबाल धीरे धीरे बोला, अगर इसे जलाया तो ये होटल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मैं कांपती आवाज में बोला, और अगर नहीं जलाया तो? वो मुस्कुराया, तो तू जिंदा बाहर चला जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। माँ का चेहरा आंखों के सामने आने लगा। बहन, घर, जिंदगी। मैं बस एक गरीब लड़का था। मैं मरना नहीं चाहता था। तभी पीछे से सिया की बहुत धीमी आवाज आई, राघव। मैंने उसकी लाश की तरफ देखा। उसकी बंद आंखों से खून निकल रहा था। मुझे यहां मत छोड़ो। मेरी आंखें भर आईं। इकबाल जोर से हंसा, जल्दी फैसला करो। अचानक पूरा बॉयलर रूम कांपने लगा। बॉयलर का प्रेशर बढ़ रहा था। अलार्म बजने लगा। अगर ज्यादा देर हुई तो पूरा होटल उड़ सकता था। मैं रोते हुए सिया की लाश के पास बैठ गया। माफ करना। फिर मैंने पूरी ताकत से उसकी लाश को उठाया और बॉयलर की आग में धक्का दे दिया। अगले ही सेकंड पूरे होटल में ऐसी चीख गूंजी जैसी मैंने आज तक नहीं सुनी थी। इकबाल पागलों की तरह चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा। दीवारों से खून फूटने लगा। सारे मरे हुए लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। पूरा होटल हिलने लगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। सिया की आत्मा आग के ऊपर दिखाई दी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, धन्यवाद। और फिर वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। इकबाल चीख रहा था, नहीं नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। पूरा बॉयलर रूम फटने वाला था। मैं पूरी ताकत से बाहर भागा। ऊपर होटल टूट रहा था, छत गिर रही थी, लोग भाग रहे थे। मैं किसी तरह मेन गेट तक पहुंचा और जैसे ही बाहर निकला, धड़ाम मम, पूरा होटल आग में फट पड़ा। मैं सड़क पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने होटल जल रहा था और आग के बीच मुझे आखिरी बार सिया दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। उस रात के बाद होटल क्लार्क्स शिराज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने उसे गैस ब्लास्ट बताया,
लेकिन आज भी आगरा के कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात के ठीक 2:17 पर उस जले हुए होटल के पास जाओ तो अंदर से फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, और अगर कोई वो कॉल उठा ले तो अगले दिन उसका नाम होटल के पुराने स्टाफ रिकॉर्ड में अपने आप जुड़ जाता है, जहां आखिरी नाम लिखा है, राघव।